नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी, शो है बात भारत की। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह असम पहुंचे थे। असम में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। वहां गृह मंत्री ने दावा किया कि असम के 7 जिलों में घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने एक संख्या बताई कि 64 लाख घुसपैठिए जो हैं वो असम में है और उन्हें कब्जा कर लिया है। ये कोई नई बात नहीं थी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा इस तरह के लगातार दावे कर रहे हैं पिछले कई सालों से। वो बांग्लादेश से आए हुए अवैध प्रवासियों की बात करते हैं आने की। हालांकि 10 साल से भाजपा की सरकार है वहां पर, 10 साल से अधिक समय से केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, पर दोनों ही ये रीज़न नहीं बताते हैं कि घुसपैठ कैसे हो रही है और कैसे संभव है कि इतने लोग वहाँ रह रहे हैं। हालांकि अमित शाह का जो दावा है इसके बारे में जब पूछा गया गृह मंत्रालय से, उन्हीं के मंत्रालय से पूछा गया कि ये कैसे आई ये संख्या घुसपैठिए, कैसे आपको इतने मिले, तो गृह मंत्रालय ने कहा कि ऐसा कोई भी डेटा उनके पास नहीं है। इसी कड़ी में जब हम बात करते हैं असम सीएम की, तो उनकी नफरत जो है, जो बंगाली मूल के मुस्लिम्स हैं, मियाँ समुदाय जिनको कहा जाता है, हालांकि मियाँ एक बहुत अपमानजनक शब्द है लेकिन वो इसी से उनको पुकारते हैं। और पिछले कई महीनों से और ख़ास तौर पे अभी रिसेंट हफ्तों में उन्होंने लगातार बहुत ज़्यादा जहर उगला है। आज हम शो में बात करेंगे कि क्या वजह है कि असम सीएम की इस हेट स्पीच पर ना कोई कार्रवाई होती है, ना इस पर कोई कोर्ट सुओ मोटो संज्ञान लेता है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डीयू के प्रोफेसर डॉक्टर अपूर्वानंद सर, आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं वायर के पॉलिटिकल एडिटर अजय आशीर्वाद। अजय, आपका स्वागत है। सर, मैं पहला सवाल आपसे ही पूछूंगी। हिमंता बिस्वा शर्मा एक कांग्रेसी नेता हुआ करते थे। 2015 में उन्होंने पाला बदला और वो भाजपा में जाकर शामिल हुए। उसके बाद जब से हमने देखा, पिछला चुनाव गया, पिछली बार वो मुख्यमंत्री नहीं थे, सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री थे। पर जब वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अपने पूरा मुख्यमंत्री काल जो था वो लगातार हेट स्पीच में गुजारा है। पिछले कुछ हफ्ते लगातार वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि आप मियाओं को परेशान करूंगा, मैं उनको जीने नहीं दूंगा, इस तरह के फालतू के दावे कर रहे हैं। और इस पर कहीं से कहीं तक हम देखते हैं कोई कार्रवाई नहीं होती, ना कोई निंदा है ऐसी, जो कोई कोर्ट्स जितने बैठे हैं, ना कोई संवैधानिक संस्थाएं हैं वो ये कह रही हैं कि आप एक समुदाय को इस तरह से कैसे, इस तरह से निशाना बना सकते हैं। क्या वजह है? नहीं, अव्वल तो हेमंत बिस्वा, आपने कहा कि वो कांग्रेस में थे और 2015 के बाद से उनका रुख बदल गया है। तो ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी में जाते ही आपको अनिवार्यतः मुसलमान या ईसाई विरोधी घृणा की राजनीति करनी ही होगी। वह शर्त है भारतीय जनता पार्टी में रहने की। तो जो भी नेता जाएगा, लोग बहुत हैरान हो जाते हैं कि अगर आप हिमंत बिस्वा शर्मा के पहले के बयान देखेंगे तो वो बिल्कुल ही इससे ठीक उलट बयान है। मुसलमानों के अधिकारों की वकालत करते हुए बयान है। लेकिन अब अ, अगर इस वक्त कोई सबसे ज़्यादा घृणित बयान दे रहा है तो वो हिमंत बिस्वा शर्मा दे रहा है, और ख़तरनाक बयान। तो इसमें तो हमें समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में रहने की शर्त है। और जिसका मुखिया इस वक्त, यानी जो आज प्रधानमंत्री हैं, उनका पूरा राजनीतिक करियर मुसलमान विरोधी घृणा पर ही बना है। अ, तो भारतीय जनता पार्टी में यदि आपको अपना करियर बनाना है, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, तो मुसलमान विरोधी घृणा को आप कितना फैला सकते हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो पहला दौर था और 2014 के बाद का दौर है, दोनों में बहुत फ़र्क है। 2014 के बाद वो बहुत ही आक्रामक है, उसके पहले वो सुरक्षात्मक था। मैं उसके भी पहले की बात करूंगा, लेकिन अब वो आक्रामक है। इसलिए उसका पूरा आक्रमण, यानी मुसलमानों को दोयम दर्जे का शहरी बनाने के लिए जो जो किया जा सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस करेंगे। तो शर्मा उसका एक हिस्सा है, लेकिन उससे गंभीरता कम नहीं होती है, क्योंकि शर्मा मुख्यमंत्री हैं। और किसी ने ठीक ही लिखा कि जब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह के नफरत भरे बयान दे, तो वह सिर्फ रेटरिक नहीं है, वह दरअसल नीति है राज्य की। तो इस रूप में उसको देखना चाहिए। आपने पूछा कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई नहीं होती का कारण यह है कि भारत की अदालतों की एक समझ है, जो पिछले दिनों अलग अलग जगह जो अदालतों के फैसले हुए हैं या उनके ऑब्जर्वेशंस आए हैं, उनसे जाहिर होता है। यहाँ हिंदू सम्मेलन कुछ साल पहले हुए थे हरिद्वार और आसपास, दिल्ली में हिंदू सम्मेलन हुए थे, जिनमें खुलेआम मुसलमानों को कत्लेआम करने की बात की जा रही थी। उस वक्त मैं दिल्ली की अदालत का एक ऑब्जर्वेशन देख रहा था।
जिसमें उसने कहा कि नहीं ये कोई ख़ास बात नहीं है। अगर कोई मुस्कुरा कर ऐसी बात करता है तो उसको उसको घृणा का बयान नहीं कह सकते। और अब पुलिस ने कहा कि यह अपने समुदाय की नैतिक रक्षा करने के लिए वो ये कर रहे हैं। और अदालत ने कहा कि कभी-कभी जोश में लोगों को इकट्ठा करने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं, तो उनको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। यह अदालत का ख़्याल है। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय यह तय नहीं कर पाया है कि हेट स्पीच कहते किसको हैं। वो पूरी बहस चल रही है, बीच-बीच में उनके ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक समझौता विहीन रुख लेना कि हेट स्पीच सिर्फ रेटरिक नहीं है, इसके नतीजे होते हैं। और वो नतीजे हमें पूरे भारत में दिखलाई पड़ रहे हैं, असम में खासकर दिखलाई पड़ रहे हैं। इस बात को हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, संवैधानिक अदालतें हैं, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, वो नहीं समझते हैं। कई अखबारों को मैंने देखा कि वो अपील करते रहते हैं प्रधानमंत्री से, और वो कहते हैं कि नहीं आपका जो सबका साथ सबका विकास का नारा था, ये ठीक उसके उलट है। लेकिन फिर वो सच्चाई नहीं बोल रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास सिर्फ एक धोखे की टट्टी थी, उसके पीछे आपकी असलियत ये थी। तो अखबारों का काम है असलियत बतलाना, ना कि ये कहना नहीं देखिए आपने तो ये कहा था लेकिन ये हो रहा है। तो हेमंत जो भी कर रहे हैं वो बहुत स्पष्ट रूप से एक ऐसे हिंदू बहुमत को संगठित करने की कोशिश है जो बहुमत सिर्फ मुसलमानों के प्रति घृणा पर ही होगा। हाँ जी। अजय, जो असम की पॉलिटिक्स रही है, असम में हमेशा से असमिया और बाहरी वो सब नेशनलिज्म की भावना हमने लगातार देखी है, लेकिन उसमें क्या इतने गहरे तक ये जो मुस्लिमों के प्रति घृणा है ये भी रही थी कहीं, या जिस तरह से पिछले हमने 5 साल में, खास तौर पर पिछला जो कार्यकाल रहा है असम के मुख्यमंत्री का, उसमें क्या हमने देखी कि ये ज़्यादा जहर घुल गया है अब? जी मीनाक्षी, असम की एक कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री रही है और लगातार कई सारे बाउट्स ऑफ इमिग्रेशन असम को देखना पड़ा है, जिसकी वजह से एक उनका हमेशा उनकी राजनीति में एक इमिग्रेशन का कि कौन अंदर आ रहे हैं और उससे एक डर का माहौल हमेशा से रहा है। लेकिन हिमंतो विश्व शर्मा ने इस पूरे और बीजेपी के शासनकाल में हमने ये देखा कि ये जो इमिग्रेंट्स आप जब देख रहे हैं, तो क्या आप इमिग्रेंट्स को धर्म के आधार पे आंक रहे हैं या फिर जेंडर के कि पुरुष है या महिला है उसके? नहीं, वो इमिग्रेंट अपना एक सेपरेट कैटेगरी है। लेकिन एंटी इमिग्रेशन का जो एक तरीके से हमेशा असम में जो राजनीति रही है, उसको एक तरीके से बीजेपी के शासनकाल में वो पूरी तरीके से एंटी मुस्लिम राजनीति में बदल दी गई है। और हिमंतो विश्व शर्मा उसकी एकदम अगुवाई कर रहे हैं। और इससे पहले सर्बानंद सोनोवाल के का शासनकाल में भी हो रहा था, लेकिन थोड़ा म्यूटेड हो रहा जी। था। और और ये कि जी, खुद जैसे सीएम कुछ मुखर नहीं थे, सीएम इस तरीके से नहीं बोल रहे थे। अब सीएम ये जो कांग्रेस से आए हैं, इनको मतलब और ज्यादा दिखाना है कि हम किस जी, तरीके से उनके हम ऊपर ये दबाव है कि मुझे है अपने कि आप को हाँ कि साबित करना है अपने कि आप मैं को साबित भाजपा कि नेता हूँ। भाजपा नेता हूँ। तो उसमें और ये हो गया, आप इस तरीके से देखिए। और खास करके, लेकिन ये सिर्फ हिमंतो की बात मुझे लगता है कि उसमें सीमित नहीं रखनी चाहिए। बीजेपी ने लगातार 2014 से एकदम डिसाइडेडली एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स किया। और उनको मुझे लगता है कि और लगातार इन 10-11 सालों में उसको वो और मजबूती के से लाए। और साथ में लेकिन लोगों को अब ये पता चलना शुरू हो गया है कि ये बहुत सारे जो और प्रॉमिसेस थी, चाहे वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का हो या एजुकेशन या भारत को एक दूसरे की लोगों की जो क्वालिटी है वो उसमें बेहतरी आए, महंगाई रोके, ये इन सारे फ्रंट्स में बीजेपी का शासनकाल और खास करके नरेंद्र मोदी की सरकार एकदम विफल रही है और उनका रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। तो जब हमने देखा है पिछले 11 सालों में, जब उनसे गवर्नेंस पर उनके शासनकाल पे ये सवाल पूछे जाते हैं, तो बीजेपी उसका आंसर वो ना देते हुए अपनी एंटी मुस्लिम जो राजनीति है उसको और तेज कर देती है। तो एक उनके लिए एक माना डिफ्लेक्शनरी मैकेनिज्म है। और साथ में
बीजेपी ने जो ये किया है कि ये जो, क्योंकि दुनिया भर में आप देख रहे हैं कि इमिग्रेशन को लेकर डिबेट चल रही है, चाहे ये यूरोपियन यूनियन में या जर्मनी में सीरियंस के इमिग्रेशन को लेकर या टर्किश इमिग्रेंट्स को लेकर हो, चाहे ये यूएस में मैक्सिकन के इमिग्रेशन को लेकर हो। तो हर जगह में ये जितना भी जो एंटी इमिग्रेशन जो अपने आप में बहुत प्रॉब्लमेटिक है, तो वो जो है उस तरीके की राजनीति फिर भी धर्म के आधार पे नहीं की जा रही है। लेकिन भारत में जो अपने आप को नरेंद्र मोदी जी इमिग्रेशन का अचानक से घुसपैठिया के खिलाफ उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया, एक तरीके से ये दिखाने के लिए कि ना सिर्फ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में ये प्रॉब्लम है, भारत में भी ये बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन साथ में वो सीए जैसा कानून लेकर आते हैं जहाँ पर जितने भी अगर हो भी रहे हो इमिग्रेशन अलग अलग तरीके से, तो मुसलमानों को छोड़ के जितने भी धर्म हैं उनको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको वैधता मिल रही है। उनको वैधता दे रहे हैं, उनको सिटीजनशिप दे रहे हैं। और कुल मिला के मुसलमान अगर अंदर आ रहे हैं, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कह रहे हैं, तो उनको वो इमिग्रेशन और घुसपैठिया मान रहे हैं। और रही बात आंकड़ों की, अगर आप देखें तो सरकार हर समय 64 लाख हमारे यहाँ इमिग्रेशन है, लेकिन जब आरटीआई में पूछा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को या इलेक्शन कमीशन को भी पूछा जाता है जो एसआईआर करवा रही है, उनके पास कोई आंकड़े नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने भी ये कहा है कि हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है कि कितने घुसपैठिए एसआईआर में मिले। अब पार्लियामेंट में सरकार कह रही है कि हमारे पास इस तरीके से कोई डेटा आंकड़े नहीं नहीं है। तो गृह मंत्री अमित शाह किस आधार पर कह रहे हैं कि 64 लाख घुसपैठिए घुस गए हैं जो सारे के सारे मुसलमान हैं और उनकी ज़मीनों पर अपना हक जता रहे हैं? तो ये किस आधार पर कह रहे हैं, वो सवाल कोई भी मीडिया उनसे नहीं पूछ रहा है। उनको सिर्फ उनको एक खुली छूट मिली हुई है कि वो किसी तरीके से भी अपना ये जो घुसपैठिए के खिलाफ उनका जो आंदोलन वो कर रहे हैं उसको और वैधता मिले। लेकिन इसमें अजय एक चीज जो गौर करने वाली है, जो पैटर्न मैंने जिस पर गौर किया, वो ये है कि झारखंड चुनाव से पहले भी जाकर कहा गया चुनावी भाषणों में घुसपैठ के बारे में, लेकिन जैसे ही चुनाव हारे आप वापस आ गए, आपने उसके बाद से कभी नाम नहीं लिया। यही जो पूरी बिहार में किया जी, यही चीज हमने बिहार में होते हुए देखी। इसके बाद में अभी बंगाल में भी आप जाकर यही भाषण दे रहे हैं कि घुसपैठ हो रही है। असम में जहां आपकी ही सरकार है 10 साल से, वहां भी आपको घुसपैठिए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब आपसे कॉन्क्रीट डेटा मांगा जा रहा है तो आप किसी पे भी, आप कह रहे हैं राज्य सरकारों के पास है। दरअसल देखिए, ये पूरा एक मनोवैज्ञानिक एक तरह का युद्ध है, और इस मनोवैज्ञानिक युद्ध में आंकड़ों का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी पिछले 11 साल से सरकार ने आंकड़ों को जी निरर्थक कर एक दिया। महान हस्ती कह भी चुके हैं, फैक्ट्स आर नॉट फैक्ट्स, तो आंकड़ों का भी अब हाँ, कोई तो अर्थ नहीं नहीं, है। और आंकड़े आपको कहीं के मिलेंगे नहीं। तो अब एक ख्याल है, जिस ख्याल को जिंदा रखना है। ख्याल ये है कि घुसपैठिए आ रहे हैं, और अगर ये ख्याल है तो ये ख्याल सही है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ। इसमें आंकड़ों की क्या ज़रूरत है? आप आंकड़े मान रही हैं, इसका आप मेरे ख्याल का विरोध कर रही हैं, और इससे मेरे अंदर और नाराज़गी होती है। भारतीय जनता पार्टी ने 2013 से ही जो अभियान चल रहा है, अगर आप याद कीजिए तो 2013 में नरेंद्र मोदी ने बिहार में भाषण दिया, असम में भाषण दिए, और उनमें उन्होंने कहा कि हम जब आएंगे तो सारे घुसपैठियों को का बोरिया बिस्तर बांधकर हम बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे। ये उन्होंने भाषण दिया था। अमित शाह भी ऐसे ही भाषण दे रहे थे। तो ये 2013 से चल रहा है कि हम सारे घुसपैठियों को बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे, कर देंगे। उसके बाद अपने समर्थकों को ये बतलाया जाता है कि ये समस्या इतनी विकराल है और भारत में ऐसे देशद्रोही लोग बैठे हुए हैं जो घुसपैठिया ला रहे हैं, जैसे ममता बनर्जी ला रही हैं, जैसे कांग्रेस वाले ला रहे हैं। राहुल गांधी को के तो दिल्ली भाजपा ने ट्वीट करके बकायदा कि घुसपैठियों की सरकार या हाँ, घुसपैठियों की भगवान। सरकार। अच्छा, और गौरव गोगोई, आप जितने भी अगर पिछले इनके विज्ञापन देख लें, प्रचार सामग्री, उसमें गौरव गोगोई को हमेशा मुसलमान की शक्ल में पेश किया जाता है कि वो मुसलमान है, वो मुसलमानों के लिए काम कर रहा है, वो मुसलमानों को ला रहा है। और इस चीज को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है जैसे ये गाली है। हाँ, तो यह एक ख्याल है, तब एक मनोविज्ञान है। और भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि उसके समर्थक इस
भय को मानना चाहते हैं और वो उनके रक्षक के रूप में सामने आ रहे हैं। तो आंकड़ों का यहाँ कोई महत्व नहीं है कि आंकड़े होंगे, कि समर्थक आंकड़े मांग भी नहीं रहे हैं। इसके पहले 2 करोड़ कहा जा रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने भी जब जिस वक्त एनआरसी की बात की, उस वक्त नरीमन जैसे न्यायाधीश ने, जिनको समझदार माना जाता है, उन्होंने कहा कि ये एक धीमा हमला है भारत पर, स्लो इन्वेजन जो भारत पर हो रहा है घुसपैठ। तो और इसी वजह से उन्होंने कहा कि एनआरसी इज अर्जेंट, फौरन की जानी चाहिए। तो नारीमन को भी ये देखना चाहिए एनआरसी में जो तबाही हुई असम में, कभी वो रात में वो सोचते हैं कि नहीं कि उन्होंने क्या किया उन 2 न्यायाधीशों ने, और उन्होंने कैसे कहा कि एक हमला हो रहा है, स्लो इन्वेजन है भारत पर। जी। तो ये तो इस तरीके से, लेकिन मतलब प्रॉब्लम ये है कि ये जो पूरे घुसपैठियों के खिलाफ जो ये कैंपेन चला रहे हैं, जहां आप घुसपैठिया आइडेंटिफाई तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये जो पूरा जो भाजपा का जो तंत्र है वो गरीबों के पीछे लग गई है। कि मतलब आप सोचिए, झारखंड से ये शुरू हुआ था, झारखंड इलेक्शन कैंपेन में, जहां एक मुस्लिम परिवार को ट्रेन में देखकर शक की निगाह से देखा जा रहा है कि ये घुसपैठिए हैं। फिर दिल्ली में इस तरीके से मुसलमानों को मच्छर बताया गया कि उनको ये कछुआ अगरबत्ती जलाकर हम उनको वहाँ यहाँ से उड़ा भगाएंगे, देंगे। जिनको राहुल गांधी शय दे रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखिए कि लगातार इस तरीके से छोटे छोटे हमने कैंपेन गुड़गांव में हो देखा रहे कि हैं। जो लोग बांग्ला हाँ, बोल रहे थे उनको भेजा गया, जबकि वो लोग राजस्थान असम। में जी। सिर्फ ये नहीं, राजस्थान में जो मदारी, नट, हाँ, ये सारे लोग हैं, उन सबको अचानक गिरफ्तार किया गया। वहाँ के जो सिविल राइट ऑर्गेनाइजेशंस के लोग थे, वो दिन रात उनको छुड़ाने में लगे रहे, लेकिन उन्हें बताया वहाँ के अधिकारियों ने कि हमें ऊपर से आदेश आया है कि आपको इतना पकड़ना है। हाँ। जी। कि आपको दिखाना है कि उन्होंने हमने बताया भी था घुसपैठ। कि बांग्लादेशी भाषा भी अब होती है। ये आप जी। हिमंतो एक नया आयाम स्थापित कर रहे हैं। जी, मैंने पहले उनके उन्होंने कुछ कहा कि 5 रुपए जो रिक्शा वाला कमाता है, और उसको अगर 4 वो रुपए दो। मियाँ मुस्लिम, उनको 4 रुपए देकर जी। बॉयकॉट करना चाहिए। कि जो आदमी मतलब 5 रुपए कमा रहा है, उनको 4 रुपए आज के दिन में। तो पूरी तरीके से जो गरीब मुसलमानों के खिलाफ आप ये एक आतंक में नहीं, उसके पहले 2 साल पहले याद होगा अजय, वो कह चुके कि ये जो सब्जी बेचते हैं, हाँ, सब्जी आकर बेचते मछली हैं। बेचते हैं, जी, इनसे सब्जी मत फर्टिलाइजर खरीदो। जिहाद। उनका कहना था कि अपर असम, जहां मियाँ मुस्लिमों की संख्या कम है, कि आप वहां अपर असम से जो सब्जियां मछली आ रही है आप उसको कंज्यूम कीजिए, क्योंकि मियाँ जो है वो फर्टिलाइजर जिहाद कर रहे हैं, वो ज्यादा तो ये यूरिया सारी इस्तेमाल चीजें कर रहे बातों में हैं। हो रही थी। अब जी। हिमंतो ये दिखा रहे हैं कि हम राइफल लेकर गोली मार देंगे। तो आप एकदम डायरेक्ट कर रहे हैं, और उससे प्रभाव ये पड़ता है कि हर गली में, हर गांव में उनके जो समर्थक है, भाजपा के समर्थक, वो सभी मुसलमानों को भगाना चाहते हैं कि उनकी जगह है ही नहीं है यहाँ पर। और खास और उसमें टारगेट होते कौन है? जो सब्जी वाला है, जो रिक्शा वाला है, जो डेली मजदूरी का काम करता है, उनको पकड़ कर ये मार रहे हैं। इस तरीके से तो एक तरीके से जो विजिलेंटिज्म जो होती है, जिसको हर जगह खतरा माना जाता है, उसको भारतीय राजनीति में एक तरीके से वैधता ही सिर्फ नहीं, बल्कि आने वाले दिनों का जो डायरेक्शन बता रहे हैं कि हम लोगों को इसी तरफ जाना है, सतर्कता रहनी है। और सरकार खुद इस तरीके से एक्स्ट्रा स्टेट एलिमेंट्स जो है, बजरंग दल टाइप या विश्व हिंदू परिषद जी, का जो फ्रिंज। आता है, जी। जो फ्रिंज एलिमेंट्स कहा उनको जाता है शय जिनको, दे लेकिन रही अब वो है। फ्रिंज नहीं अब जी, अब फ्रिंज नहीं फ्रिंज रहे, mainstream वो mainstream अब फ्रिंज, है। अब वो जी। मेन स्ट्रीम है। जी। पहले फ्रिंज कहा जाता था। किसी समय मुझे याद है जब नरेंद्र मोदी के बयानों की चर्चा होती थी, तो लोग कहते थे अरे आप किसकी बात कर रहे हैं, वो बीजेपी में फ्रिंज है। तो जो फ्रिंज था वो प्राइम मिनिस्टर हो गया। हम बजरंग दल को हम फ्रिंज कहते रहे हैं, लेकिन बजरंग दल पर जब कांग्रेस की सरकार ने कर्नाटक में कहा कि हम पाबंदी लगाएंगे, तो प्रधानमंत्री ने उसके पक्ष में नारा लगाया कि ये लोग बजरंग बली को जेल में डालना चाहते हैं, और उन्होंने बजरंग बली की जय का नारा लगाया। तो फ्रिंज कोई नहीं है, ये पॉलिसी है। मुसलमानों के खिलाफ हिंसा एक नीति है। और आपके राज्य उड़ीसा की हालत देख लीजिए, जहाँ से मुझे सुबह, दोपहर, शाम वहाँ से मेरे मित्रों के मैसेज आते रहते हैं कि आज यहाँ एक मुसलमान को मारा, आज यहाँ मारा। उड़ीसा में महामारी की तरह ये चीज़ फैल गई है। सिर्फ जी। ये 2 सालों में जी। फैल गई है। हाँ। जी। वो है, इससे और पहले कितने ही लोगों को बांग्लादेशी वहां पर हमने उत्तराखंड के अलावा हमने जो सबसे ज्यादा सुना कि लोगों पे हमला हुआ, जो विक्रेता जा रहे थे
उनको जो बांग्ला बोल रहे थे, क्योंकि बंगाल पास में है, आना जाना रहता है, तो जो हमले हुए वो उड़ीसा में सबसे ज्यादा हुए हैं इसके बाद में। नहीं, उड़ीसा में भी नीति जैसा जी सर कह रहे हाँ, हैं नीति की कि बात करें तो नीति असम बदल में, गई है, जी अब असम में पीस उन्होंने नहीं कहा था रखना कि है बंदूक उन्हें। के लाइसेंस जो है वो मूल निवासियों को आसानी से दिए जाएंगे, जुमे की नमाज बंद कराई गई थी। इसके अलावा उन्होंने लैंड जिहाद जिसे वो कहते हैं, उन्होंने जमीन के ट्रांसफर, अगर दो अलग अलग धर्मों के लोग एक दूसरे से जमीन खरीद फरोख्त कर रहे हैं तो उसका ब्यौरा जो था उसके ऊपर अलग नजर रखी जा रही थी। हालांकि बाद में जब आंकड़े आए तो वो उनके मनमर्जी के मुताबिक नहीं थे, तो ये दावा कहीं अभी बोलते पीछे जैसे चला गया है। एनआरसी भी उनके मन मर्जी मुताबिक नहीं हुई, जी तो तो उन्होंने कहा कि हम मानेंगे ही नहीं। जी उन्होंने दूसरी एनआरसी की मांग की है। तो नहीं, ये जिस दिन आप ये देखिए ना, अभी पिछले रविवार उत्तर भारत में हर जगह आरएसएस ने बिना अपना नाम बताए हुए हर जगह में विशाल हिंदू सम्मेलन किया। विराट, चाहे वो नोएडा हो, गाजियाबाद, हर जगह में करवाया। उससे एक दिन पहले मोहन भागवत कहते हैं कि हम किसी के विरोध में राजनीति नहीं करते हैं, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। ऐसा कि मुसलमान भारतीय नागरिक है नहीं, लेकिन अगर है तो हम उनके भी विरोध में नहीं है। लेकिन आप किसी भी विराट हिंदू सम्मेलन में आप चले जाए, वो उसकी रिकॉर्डिंग कर ले, तो वहाँ के जो सारे के सारे स्पीकर हैं, इस्लाम के प्रति दुष्प्रचार कि इस्लाम ऐसे बढ़ा बिना किसी ऐतिहासिक फैक्ट्स के, अब फैक्ट्स का कोई मोल रहा नहीं। और पूरे टाइम जितने भी हर वक्ता उसमें आया, मेरे घर के सामने जा हुआ था, मैं सुन रहा था। जिस दिन मोहन भागवत ये कह रहे कि हम विरोध की राजनीति नहीं करते, वहीं पे उनके जो समर्थक, आरएसएस का नाम नहीं था लेकिन सब संघ के बिहाफ में ही सारे लोग वहाँ पे अपना वक्तव्य रख रहे थे, और वो सब लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे थे। उसमें से जो ज़्यादा एंथुजियास्टिक है वो ईसाइयों के खिलाफ भी बोल रहा था कि भाई हाँ, ये सब तो हिंदू को क्यों एक होना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को साथ में देखनी चाहिए, न सिर्फ एक क्रिमिनल एक्ट ऑफ हिमंतो विश्व शर्मा को, उसको जब तक आप उस परिप्रेक्ष्य को नहीं समझेंगे तब तक हिमंतो विश्व शर्मा के जो ओवर जीलस हाँ, वो नेचर लगेगा है, कि एक अकेले आदमी का कर रहे हैं। जी क्योंकि पहले ऐसा होता था, ये मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि पहले ऐसा होता था कहीं किसी ने ऐसा बयान दिया, किसी नेता ने, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के, जो उन्हें लगता है कि कहीं बड़ा हो सकता है, तो एक आध नेता या फिर कभी कोई प्रवक्ता ही बोल देता था कि हम, उनका निजी विचार है, हम इसको नहीं मानते, या उसकी हो सकता है कभी आलोचना भी कर दी उन्होंने, या कहा कि हम निंदा करते हैं। लेकिन अब हम पिछले 2 हफ्तों से हमने ऐसा कोई बयान कहीं से नहीं देखा। उस पर बिल्कुल इसमें करेले पे नीम चढ़ जाता है जब असम की भाजपा इकाई जो है वो राइफल वाला वीडियो ट्वीट करती है। उसके बाद जिस व्यक्ति को उन्होंने कहा कि ये बिना पूछे ये किसी ने अपलोड किया था टीम से, उस व्यक्ति को उन्होंने निकाल दिया। उस व्यक्ति ने अपना वीडियो और उसने अपना पक्ष रखा कि हाँ ये गलती हुई, पर मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे साथ खड़े हुए। उन्होंने खास तौर पर दक्षिण पंथियों को मेंशन किया, उन्होंने इस चीज़ को ओन किया कि वो वीडियो उन्होंने बना के अपलोड किया था। ये पूरी जो घटनाक्रम था ये निकलता चला गया, पर हमने देखा संसद का सत्र चल रहा था, पर एक भी बार किसी भी भाजपा के वरिष्ठ नेता ने, ना ही केंद्र सरकार की तरफ से हमें कहीं सुनाई पड़ा कि ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना इसलिए कि अब ये ढिठाई एक सीमा को पार कर गई है। इसको हम सिर्फ इस उदाहरण से देखें कि उत्तराखंड में जो दीपक कुमार नाम के एक जिम चलाने वाले नौजवान ने अपने पड़ोसी मुसलमान, बुजुर्ग मुसलमान दुकानदार की मदद की, उसकी हिफाजत के लिए वो खड़े हुए, और बजरंग दल के जो गुंडे थे उनको कहा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। तो उसके बाद हमें ऐसा लग रहा था कि कुछ शर्म आएगी, लेकिन आपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का बयान सुना होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? वो दीपक कुमार को ही दोषी ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं नाम के आगे लगाने की क्या ज़रूरत है, और इससे माहौल ख़राब हो रहा है पूरे उत्तराखंड का। ये उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बोल रहा है। फिर एक दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता को मैंने सुना जो दीपक कुमार पे हमला कर रहा है। तो ये बहुत साफ है कि अब वह दौर गुजर गया जिसमें थोड़ी सी झिझक भी थी, एक लाज शर्म लिहाज भी था, और वो इसलिए कि जो लोग लाज शर्म लिहाज करवाते थे, यानी मीडिया का एक बड़ा हिस्सा, वो खुद इसका समर्थन करने लगा है। अब मीडिया की ढिठाई इतनी अधिक चली गई है कि वो इस सरकार का समर्थन करते करते यहाँ तक अब लोग कहने लगे हैं कि एप्स्टीन से रिश्ता रखने में दिक्कत क्या है, आखिर वो ठीक है, उसने ये सब किया, लेकिन वो ये भी करता था, उसकी प्रोफेशनल लाइफ ये थी। तो हम
दोनों को साथ रख के देखें कि हम कहाँ पहुंच गए हैं। हमारी ढिठाई है कि हम कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, उसने कम उम्र की लड़कियों बच्चों की हत्या, उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, सब कुछ, लेकिन आखिर उसकी एक प्रोफेशनल लाइफ थी और हमें उसकी प्रोफेशनल लाइफ से लेना देना है। तो जब हम यहाँ पहुंच जाएं तब आप किसी से कोई मांग नहीं कर सकते। हमने सारा लिहाज छोड़ दिया है, हमने बतलाया हम ये हैं, अब आप चाहिए तो मेरे साथ रहिए, नहीं चाहिए तो ना रहिए। इसके साथ ही हमने देखा कि संसद का सत्र चल रहा था, लगातार विपक्ष हावी होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा था। हम सभी संसद में जो भाषण हो रहा था एलओपी का, हमने सुना। जिस पॉइंट तक हम सुन पाए, अगर हम ये देखें कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का तकाजा क्या है, आप बोलने दीजिए, अगर आपको आपत्ति है तो आप अपनी असहमति दर्ज कराइए, लेकिन किसी को बोलने से ही रोक दिया जाना, प्रधानमंत्री का लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देने ना पहुंचना, और फिर राज्यसभा में जाकर जो उन्होंने 1 घंटा 40 मिनट का भाषण दिया, वो सारी चीज़ें वो वही थी जो हमेशा से बोलते आए हैं। वो ये पूरा जो है कि आप विपक्ष के नेता को बोलने भी नहीं देंगे या आप संसद चलने भी नहीं देंगे। फिर उसके बाद आप कहते हैं कि एलओपी को उनके एक सांसद हैं, गोड्डा सांसद हैं निशिकांत दुबे, उनका कहना है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए आजीवन चुनाव लड़ने पे। तो अगर कोई बात है उस पर संसद इसीलिए थी कि उस पर बहस हो सके। आप असहमत हैं, आप अपना पक्ष रख दीजिए, पर किसी को वहाँ से हटा देना या उसको बोलने ना देना, खासतौर पर जिस तरीके से लोकसभा जो अध्यक्ष हैं उनका जो पूरे बर्ताव रहा है इस पूरे घटनाक्रम में, वो भी बहुत क्वेश्चनेबल है। ये पूरे घटनाक्रम को जो है आप किस तरह से देखेंगे? ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जब किसी नेता को, विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया गया। इससे पिछले मोदी 2014 से देख रहा हूँ कि पार्लियामेंट्री जो प्रोसेस है उसको हर सेशन में वो एक उसको वायलेट किया नई जाता है। निचाई नई पर नई नई न्यू लॉज जिसको कहते हैं हम, उसको वो हर हर समय वो किया गया है। लगातार हमने इस दौरान देखा कि जो स्पीकर की जो न्यूट्रलिटी, एक ज़माना ये था कि सोमनाथ चैटर्जी जैसे स्पीकर थे जो अपनी, उनको पार्टी ने निकाल दिया जब उन्होंने न्यूट्रलिटी एक तरीके से बरतने की कोशिश की। तो चाहे आप किसी भी पार्टी के हो, लेकिन अगर आप स्पीकर के कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में आकर बैठते हैं तो आप पार्टी के नहीं होते हैं। लेकिन इस बार के चुनाव पार्लियामेंट के सदन में हमने कुछ एक नया देखा, जब प्रधानमंत्री लोकसभा में नहीं आए। उससे पहले उसकी का अगर घटनाक्रम आप देखें तो राहुल गांधी ने ये कहा था कि आज मैंने आर्मी चीफ मनोज नरवणे के किताब से कोट किया है कि उन्होंने ये कहा है कि जो उचित है वो कीजिए। और जो एक तरीके से आर्मी चीफ, वो विपक्ष नहीं कह रहे थे, वो आर्मी चीफ कह रहे थे कि जब चाइना और इंडिया के क्लैश में जब चाइना उग्र हो रही थी तो इनको कोई भी स्ट्रिक्ट ये डायरेक्शन नहीं। क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले और उनको कई घंटों तक इंतज़ार करना पड़ा कि गवर्नमेंट क्या कराना चाहती है उनसे। तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट था। तो और उस दिन उन्होंने, राहुल गांधी ने ये कहा था कि प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, और प्रधानमंत्री नहीं आए। पहली बार ऐसा हुआ कि जो मोशन ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट्स एड्रेस है उसमें 2004 में इस तरीके से मनमोहन सिंह नहीं दे पाए थे, क्योंकि उस समय बीजेपी विपक्ष में जो थी हंगामा खड़ा कर रही थी कि कैबिनेट में टेंटेड मिनिस्टर लिए गए हैं, तो उसमें इतना हल्ला हो रहा था तो मनमोहन सिंह वहाँ होते हुए भी भाषण नहीं दे पाए। इस बार प्रधानमंत्री जो हमेशा एब्सेंट रहते हैं, सिर्फ अपना भाषण देने आते हैं फिर उठकर चले जाते हैं, तो वो आए ही नहीं। और दूसरे दिन स्पीकर ने ये सारी न्यूट्रलिटी का जो प्रिटेंशन है वो ख़त्म करके उन्होंने सबसे पहले ये पढ़ा कि उन्होंने आग्रह किया था प्रधानमंत्री से कि वो ना आए, कि उनके कुछ जान को खतरा हो सकता है उनके क्योंकि इस तरीके से, और इतने पेटी हो गया है सारा कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है उसका अब कोई मतलब ही नहीं रह गया है। कि जिस तरीके से उन्होंने सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस का खंडन जिस तरीके से किया है, जिस तरीके से स्पीकर का पद जो है वो एकदम पॉलिटिकली पार्टिजन जिसको हो गया है, वो कह सकते हैं वो हो गया है। ये तो शशि थरूर ने ये भी कहा था कि मतलब
ये सारे हंगामों के बावजूद स्पीकर हमेशा चाहे मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स हो या लीडर ऑफ अपोजिशन हो, वो अगर आग्रह करते हैं बिना मोशन दिए हुए कि मैं कुछ बोलना चाहता हूं, तो उनको बोलने दिया जाता है। तो लेकिन इस बार राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया और कई बार बोलने नहीं दिया गया, मगर राहुल गांधी को मानना पड़ेगा कि वो पार्लियामेंट में भी उसी तरीके से अनअपोलोजेटिक होकर बात करते हैं और बाहर भी आकर बात करते हैं। तो उनको जो पॉइंट करना बनाना था उन्होंने बना दिया। और इस पूरे सत्र के दौरान हमने देखा कि सरकार जो है वो एक तरीके से बैकफुट में रही। इसलिए बैकफुट में रही कि आप शुरुआत एप्स्टीन फाइल से हुई, कि जहाँ पर हरदीप पुरी जैसे सीनियर लोग, और मोदी का ही नाम है जिसमें वो चाहे सच हो या झूठ हो, लेकिन उसमें जिस तरीके का रेफरेंस है वो एक तरीके वो काफ़ी एम्बैरेसिंग है। उसके बाद आर्मी चीफ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री डिसीजन नहीं ले पा रहे थे और उनको एक बहुत ही वीक स्पॉट में इंडो चाइना क्लैश के दौरान अकेला छोड़ दिया गया। और फिर उसके बाद हर तरफ से आप देखें तो इस बार क्लियर आंसर जिस तरीके से हमेशा, क्योंकि ये सरकार जानी जाती है कि उग्र रहे, अग्रेसिव रहे, अपोजिशन को ना बोलने दिया जाए, लेकिन इस बार उनके पास जवाब नहीं थे। पहले दिन आपने देखा कि जब राहुल गांधी ने कैरावान के आर्टिकल को बताया कि इस तरीके से लिखा गया है, तो राजनाथ सिंह और अमित शाह दोनों खड़े हुए और कहा कि इस मैगजीन का क्या भरोसा, कुछ भी लिख दिया है, किताब ही पब्लिश, अगर किताब कोई इस तरीके की पब्लिश है, हुई है या नहीं हुई है, आप ये बताइए। तो आप मैगजीन से नहीं कोट कर सकते हैं। तो उनका कहने का मतलब था ऐसी कोई किताब है ही नहीं। फिर दूसरे दिन राहुल गांधी किताब ले भी आते हैं और उस किताब के पन्नों से पढ़ भी देते हैं कि क्या लिखा गया है। उसके बाद सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं रहा कि भाई अभी तक आप कह रहे थे किताब है नहीं, किताब निकल गई। तो फिर अब फिर पब्लिशर ने मजबूरन, मतलब शायद किसी प्रेशर में आकर उन्होंने ये प्रेस रिलीज किया कि नहीं, ये पब्लिश नहीं हुई है। मनोज नरवणे जी जो है, जनरल नरवणे, वो चुप थे अभी तक, लेकिन उन्होंने भी एक ट्वीट किया कि ये पब्लिश नहीं हुई है किताब। दिस इज द स्टेटस, दिस इज द स्टेटस। तो वो एक नरो व गुंजरो। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली पुलिस जो यूनियन गृह मंत्री मंत्रालय के अंदर है, उन्होंने ऐसे सब्जेक्ट पे सुओ मोटिव नोटिस लिया। क्योंकि ये इससे हुआ क्या कि ये सारे कंट्रोवर्सी से हुआ कि सभी के व्हाट्सएप में नरवणे जी की अनपब्लिश किताब की डिजिटल कॉपी है, और कैरावान जो पेवर्ल्ड स्टोरी थी वो भी सभी के पास पीडीएफ आ गई है। तो सरकार जितना चाह रही है कि लोग ना पढ़े, उतना ज्यादा वो वायरल हो गई। तो सरकार पूरी तरीके से इस बार बैकफुट में रही, और ऐसा लग रहा है कि जो ये अपना पॉलिटिकल नैरेटिव हमेशा कंट्रोल करना चाहते हैं और करते भी आए हैं। अभी पिछले इस महीने इस वैसा नहीं लगा, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत सारे थे। अब ट्रंप ही आप देखिए कि पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुद अनाउंस कर दिया। इंडो यूएस डील भी जो हुई है वो भी उन्होंने ही अनाउंस किया सरकार की तरफ से, हम लोगों को सारे नहीं मिल रहे हैं। और सारे जो ये डिफिकल्ट सवाल है और वो ये सरकार आंसर नहीं कर रही है, हम हवाई व्हाइट हाउस पेपर से निकाल के लेकर आ रहे हैं। यहाँ एक सवाल उठता है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आपका मानना है कि सरकार बैकफुट पे है। सर, मेरा सवाल आपसे है, जैसा हमने पहले पैटर्न देखा है कि सरकार को जब लगता है कि सवाल ज़्यादा उठ रहे हैं तो और ज़्यादा जो होता है, जो हेट स्पीच है उसको और पुश मिलता है, आक्रामक तौर पर होता है, और बहुत सारी कम्युनल घटना अचानक से सामने आने लग जाती हैं। आने वाले कुछ महीनों में बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, असम में चुनाव है। क्या आपको लगता है कि यही स्क्रिप्ट आगे भी फॉलो होने वाली है? वो तो हो रही है ना। आपने देखा कि जैसे ही, जिसको अजय कह रहे हैं कि सरकार बिल्कुल सुरक्षात्मक हो गई है क्योंकि उसके पास जवाब नहीं है, ठीक उसी समय यह आदेश निकला कि वंदे मातरम पूरा गाया जाएगा। उसी समय यह आदेश निकला। तो यह तो दिख रहा है और यही नीति है। इसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकते हैं। और हम ये मानते हैं कि चूंकि ये नहीं हो रहा है इसलिए ये कर रहे हैं, यह नहीं है। वह यह साथ हमेशा दिन रात करते रहते हैं क्योंकि वह उनकी नीति है। तो ये ठीक है कि इस समय करना ज़्यादा ज़रूरी होगा क्योंकि उसको ढकना है। जैसे 240 सीटें जब आईं तो लोगों ने कहा कमज़ोर हो गए। आपने ध्यान दिया होगा कि 240 सीटें आने के बाद हिंसा बढ़ गई। तो वह जो कमज़ोरी है, उस कमज़ोरी को ढकने के लिए यह ताकत दिखलाना बहुत आवश्यक है और यह बतलाना कि हम देखिए अपने समर्थकों को, ये हमें करते रहना है। तो वह हो रहा है। तो यह जो हिंसा की राजनीति है, कमज़ोरी को छिपाने का एक तरीका भी है।
जी, यानी कि वो जो जो कहा जा रहा है बैकफुट पे आ रहे हैं, उसको आप और आक्रामक होकर ढक और लीजिए। भी आखिर में अब प्रधानमंत्री का भाषण ही इस बार आप देखिए, इतनी सारी चीजें चल रही हैं। एक उन्होंने ये नहीं समझा कि ये इनका क्योंकि प्रधानमंत्री जो बोलते हैं उनको एकदम सीरियसली लिया जाता है, उनके समर्थक भी सीरियसली लेते हैं, और ज्यादातर तो जो बोलते हैं वो अपने समर्थकों को कन्विंस के लिए करने ही के लिए बोलते हैं। बोलते हैं। इस बार उन्होंने जितनी भी, चाहे वो एप्स्टीन फाइल्स हो, चाहे नरवणे की किताब हो, चाहे वो इंडो यूएस ट्रेड इसी का डील जिक्र हो, नहीं। यू डील है, जिसकी वजह से भाजपा के ही जो समर्थक व्यापारी वर्ग है और ऐसे सारे जो लोग हैं वो काफ़ी अनीज में हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा हमें पता नहीं, कुछ बताया भी नहीं जा रहा है। लेकिन वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के बिहाफ में इंडियन गवर्नमेंट यूएस से डील कराई है कि अगले 5 साल तक हम 500 बिलियन यूएस डॉलर का डील करेंगे। अब प्राइवेट सेक्टर जो है वो यूएस से महंगा सामान क्यों लेगा और चाइना से क्यों नहीं लेगा, उसका जवाब भी नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री। लेकिन उन्होंने कहा क्या, उन्होंने ये कहा कि ममता बनर्जी जो एसआईआर में सुप्रीम कोर्ट में आकर खुद वहाँ पर अपना वक्तव्य रख रही थी, जो खुद आर्ग्यू कर रही थी, तो उसको उन्होंने क्या ब्रांडिंग किया कि ये घुसपैठियों के समर्थन में खड़े होने वाले मुख्यमंत्री को हटाना है। ये उन्होंने अपने पार्लियामेंट के भाषण में कहा है। अब ममता बनर्जी ने आर्ग्यू क्या किया था कि इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ हो रही हैं, रॉन्ग डूइंग हो रहा है। जो भी यहाँ पे एसआईआर के प्रोसेस से गुजरा है, फॉर्मर एयरफोर्स चीफ को भी हियरिंग के लिए बुला दिया गया था उनको, ये अमर्त्य सेन को बुला दिया और गया कोई था। ऐसा नहीं है कि भाई घुसपैठिया है, मतलब सारे लोग जो प्रोमिनेंट लोग हैं उनको भी हियरिंग के लिए बुलाया जा रहा है, उनके नाम काटे जा रहे हैं। तो जो मुख्यमंत्री इसको पॉइंट आउट कर रहा है उसको भी वो घुसपैठियों के साथ खड़े रहने वाले बता रहे हैं। तो आने वाले दिनों में दिशा सिर्फ एकदम साफ ही नहीं है, मतलब उनके पास अब ऐसा लगने लग गया है कि उनके पास अब कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बची ही नहीं है और आता ही नहीं है। ना गवर्नेंस की का कोई स्ट्रैटेजी है या कोई आने वाले दिनों में विकसित क्या भारत करेंगे? क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या क्या उनके पॉलिसी है, वो भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनकी जो एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स है, जो है हिंसा जो है, और उसी पे ही उनका पूरा जोर रहने वाला है, क्योंकि वही उनके लिए सबसे बड़ा डिफ्लेक्शनरी, लोग इतना उग्र तरीके से करते हैं कि लोग भूल जाते हैं। और मीडिया ऐसी हो गई है कि वो भी वही सारी चीज़ें बात करते हैं और कोई उनसे सवाल नहीं पूछता। हम उम्मीद करते हैं कि इन राज्यों में आने वाले दिनों में जब नागरिक वोट करने जाएंगे तो वो गवर्नेंस को भी ध्यान रखें और ख़ास तौर पर ये सोचें कि इस गवर्नेंस के ऊपर सवाल उठाने के लिए इस मुस्लिम विरोधी राजनीति को सामने रखा जा रहा है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।